नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस हैं इस क्लास में। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली की जो प्रमेय होती है, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। फॉर्मूला आपका बर्नौली का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपका फॉर्मूला ये होता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण इतना हो तो आपका उसी फॉर्मूले से लगेगा। इस बर्नौली की जो सिद्धांत था उससे। तो v का मान कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड v दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। q दिया है आपका 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। f दिया आपका f निकालने जैसे हम तो निकालेंगे कैसे? इसका मान f बराबर तो जी एच बराबर PG क्यू ये आ जाएगा आपका 1000 10 1 10 की पावर -4। ठीक है, फिर आपका ये कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को तो क्या कहा जाता है? श्यानता। द्रवों में घर्षण को श्यानता कहते हैं। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। श्यानता एक क्या होता है? तरल का गुण होता है। ये श्यानता तरल का गुण होता है जिसे यानी जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है और उस स्वरूप को बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। किससे है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करें का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो वो आर्किमिडीज को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो इस पर निर्भर करता है तो कौन हो जाएगा आपका? वो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उस पर निर्भर करता है। उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो देखना है हमें।
तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावक का केंद्र हमेशा उत्प्लावक का केंद्र हमेशा कैसा होता है? तो वो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। कैसा होता है? उत्प्लावन का जो केंद्र होता है तो वो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो किस सिद्धांत पर तैरती हैं या किस नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो वो आपकी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर या आर्किमिडीज के नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है वो? पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार इसके बराबर होता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल वो आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। जब हम पानी के द्वारा ऊपर की तरफ बल लगाएंगे तो उत्प्लावन बल कहलाता है वह। जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो जहाजों की जो गति में वृद्धि होती है तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है जहाजों की गति में वृद्धि। ऊपरी प्रणोद और भार किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो ऊपरी प्रणोद और भार ये विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी जो प्रणोद हो या भार हो विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखें और जाने उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को हम बायंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायंट फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाली उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप। क्या है? इसका नाम है उत्क्षेप। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, एक गिलास को, और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो उसमें जल स्तर पूर्ववत रहेगा। पूर्ववत रहेगा जल स्तर। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? तो यदि कोई वस्तु डूबती है तो उस पर वस्तु के भार से कम होगा। उसके तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। कब काम करते हैं? विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है वो आपका उत्क्षेप बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्षेप बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है
तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को हम उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन-सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। लेक्टोमीटर है, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग ये है, और हाइड्रोमीटर की डिजाइन यानी वो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन हवाई जहाजों की पंखों की डिजाइनिंग नहीं है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित आपका हाइड्रोमीटर है और लेक्टोमीटर है, पनडुब्बी है, ओडोमीटर नहीं है। क्या नहीं है? ओडोमीटर नहीं है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस वस्तु द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होगा। क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो नियम बताना है, सिद्धांत बताना है, तो वो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, इस पर स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? तो जो उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है, तो वो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का किसके द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल का जे परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। दबाव को किससे मापा जाता है? तो हम दबाव को किससे मापते हैं? तो दबाव को हम बल एवं क्षेत्रफल दोनों से मापते हैं। किससे मापते हैं? बल से भी और क्षेत्रफल से, दोनों से मापते हैं। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक? इसका मात्रक क्या होता है दाब का? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल या ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो यानी दाब बराबर हो गया आपका बल बटे क्षेत्रफल, और बल बराबर क्या होता है? ये आ गया आपका दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक? द्रव्यमान को किलोग्राम से, तो एक बल की विमा क्या होती है? इसको किलोग्राम से, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को एम से, तो एम एल टी माइनस 2। बल की विमा क्या आ गई? एम एल टी माइनस 2। एम किलोग्राम को, एल मीटर को, टी सेकंड को। ठीक? अब हम बल की विमा आ गई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है? एल। क्षेत्रफल को एल से, यानी तो इसको
एल स्क्वायर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये एल गुणा एल बराबर एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपकी विमा आ जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2, बल्कि विमा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो दाब को इसके रूप में प्रणोद यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होता है? तो इससे दाब कम हो जाता है। क्या होता है? इससे दाब कम हो जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव, जैसे ही आपने सुना कि जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा जो डाला गया दबाव होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव, तरल द्वारा डाला गया दबाव वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? वो क्षेत्रफल में कमी आती है। किसमें आती है? क्षेत्रफल में कमी आती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आंसर। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो थ्रस्ट यानी प्रति इकाई क्षेत्र को हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये आपका या उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है? तो ऊंचाई पर जो उड़ता है, उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बाहर की तुलना में अधिक। क्या होता है? बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके आनुपातिक होता है? तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके आनुपातिक होता है? तो वो घनत्व के आनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट, घनत्व के आनुपातिक होता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो हम दाब को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो हम प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, इसके प्रणोद एकक प्रति क्षेत्रफल की तरह प्रकार से परिभाषित करते हैं। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो प्रति घन मीटर है। पानी का घनत्व 1000 किलो प्रति घन मीटर है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम ये आपका हो जाएगा, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व हो जाएगा। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व किससे कम या बराबर या ज्यादा होता है? तो वो घनत्व से कम होता है। लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है शुद्ध पानी का घनत्व।
निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो वो निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर राइट। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, तो बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। क्या होता है? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? एक पदार्थ के घनत्व को हम द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित करते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित करते हैं। पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10 क्यू किलोग्राम मीटर माइनस 3 है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो इसका बताना है कि एसआई मात्रक में, तो वो हो जाएगा 10.8 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो घनत्व ये आपका द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात है। किसका अनुपात है? द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो वो लोहे की कील। लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। चांदी का घनत्व इतना और पानी का घनत्व इतना, चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? हो जाएगा, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे? आपेक्षिक घनत्व, तो हम आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बराबर चांदी का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, तो ये आ जाएगा 10.8 गुणे 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3, तो ये आपका 10.8 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो सापेक्ष घनत्व आपका वो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व या आपेक्ष घनत्व या सापेक्ष घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा वो गैस में होती है। किसमें होती है? कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर, गैस। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। तो वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, तो वो ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठोस। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का
अंश बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। गैस अणुगति सिद्धांत किसके अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो तभी प्राप्त होता है। ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन नंबर बी। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैसों की विसरण दर जो होती है तो द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर, वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। क्या होगी? वाष्पीकरण की दर घटेगी। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है तो गैस के अणुओं जो होते हैं वो अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। उनके संवेग में परिवर्तन होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान कैसा हो जाता है? तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में परिवर्तित नहीं होता। इसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो 277। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जल का घनत्व 277 केल्विन पर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग किसके बराबर होता है? तो 37 डिग्री तापमान दिया तो हम निकालेंगे C/5 बराबर F-32/9 से। तो 37 डिग्री तापमान दिया सेल्सियस तो 37/5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस का 32/9। हमने F निकाला है तो 37/5 ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 प्लस का 32 तो ये 98.6 आ जाएगा फ़ारेनहाइट। 98.6 ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो F माइनस का 32/9 बराबर C माइनस का 0/, ये आ जाएगा 9 नहीं, यहाँ आएगा आपका 180। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100। एक 0 से एक 0 हो जाएगी एक तो F माइनस का 32/ वो बराबर 0। ये C का मान क्या है? 0 है, 0 है तो 0/0, 0 में 100 का भाग देंगे 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 में 0 तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी? द्रव होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। -200 डिग्री सेल्सियस किसके फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो -200 डिग्री सेल्सियस 328, ये ऑप्शन नंबर बी -328 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पानी का जो हिमांक बिंदु है
वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसके है पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। 273 15.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो इनमें से 0 केल्विन के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। परम शून्य किसके ताप को दर्शाता है? तो परम शून्य ये 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम इसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक जो होता है ये कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व या पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी 277 केल्विन पर अधिक होता है या 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान ये आपका ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन होता है। कितना होता है मानक कक्षीय तापमान? 273 केल्विन। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। तो हमें इसको 372 डिग्री सेल्सियस को परिवर्तित करना है केल्विन पैमाने पर। तो 372 प्लस 273 तो जी आ जाएगा 645 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ये किस पर नामित है? ऑप्शन नंबर डी एंडर्स सेल्सियस। ये एंडर्स सेल्सियस पर नामित है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान ऐंठन दर्शाएगा? तो ये -40 डिग्री पर ऐंठन दर्शाएगा। -40 डिग्री पर, जहाँ सी तो सेल्सियस है और एफ फ़ारेनहाइट है। एक जैसे C/5 बराबर F माइनस का 32/9 होता है। तो ये C आ जाएगा आपका -40 इससे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परम शून्य ताप की प्राप्ति किससे होती है? तो परम शून्य ताप की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। परम शून्य ताप की प्राप्ति ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। तो ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है तो वो आपका जब तंत्र की आणविक गति शून्य होती है, शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो C-0/100 के माइनस का 273/100 100 से 100 हो जाएगा। C बराबर के माइनस 273 तो ये आ जाएगा के बराबर C प्लस 273 T दिया है कितना 78 डिग्री सेल्सियस और तो ये के आ जाएगा आपका 273 प्लस 78 351 के। ये आपका कितना दिया है 78 डिग्री सेल्सियस।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो हमको क्या करना होगा? 273 जोड़ना होगा, तो बदल जाएगा सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है, उस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 273 केल्विन का मान क्या है? तो 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है। ये 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो तापमान का मात्रक कौन नहीं है? वो पास्कल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल ये दाब का मात्रक है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो किस तापमान पर पानी हो सकता है दोनों स्थितियों में? जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन है। बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन। इतना बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा। तो आपको दिए गए ताप में क्या होगा? 273 घटाना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन नंबर सी घर्षण पर निर्भर नहीं करती। घर्षण पर निर्भर नहीं करती। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो ये अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो ये हमें बताना है क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। तो विकिरण किससे होता है? बॉयलर भट्टियों में होता है। विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो मुख्य रूप से निर्भर रहता है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर रहता है। इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, इन पर निर्भर रहता है। नीचे एक अभिकथन ए और बी दिया है। ए दिया है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बी दिया है आर दिया है इसका कारण लोहा गर्मियों में फैलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो तरल एक स्थान से पदार्थ को दूसरे स्थान पर संचरण करती है वो संवहनी संबंधी द्वारा। संवहनी संबंधी तंत्र जो होता है ये करती है। पदार्थ की वास्तविक गति
द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है वो संवहन प्रणाली है। कौन-सी है? संवहन प्रणाली है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। तो द्रव और गैसों में ताप अंतरण का कारण क्या है? वो संवहन है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, वो संवहन है। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि? तो ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, तो वो ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बेड कंडक्टर है? तो वो आपका हो लकड़ी। क्या है? ऊष्मा का कुचालक लकड़ी है। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करें। अच्छी लगी हो क्लास तो बताएँ और किसको जहाँ समझ में ना आया हो, वो पूछ सकते हैं और जो भी अभी सब्जेक्ट है, जहाँ से भी आपको लग रहा है कि ये कमज़ोर है, तो वही हम आपको लेकर आएँगे क्लास में, बता दीजिएगा। ओके।